राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में GRP 4 प्रतिबंध हटने के बाद भी नो PUC, नो फ्यूल नियम लागू रहेगा। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त कदम आगे भी जारी रहेंगे। बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा और ऐसे वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। मंत्री ने बताया कि ये नियम 18 दिसंबर से लागू किया गया है और इसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगाम लगाना है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि दिल्ली में जल निकायों के पुनर्जीवन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कई PUC केंद्र बंद पाए गए, जबकि 12 केंद्रों में खराब उपकरण मिले, जिन्हें निलंबित कर नोटिस जारी किया गया। इस बीच दिल्ली का AQI 415 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में है। एक ई-वेस्ट पार्क जो कि होलंबी कला में निश्चित हुआ था ना, उसका भी आज कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। अब उसका जल्दी ही टेंडर कॉल करके दिल्ली में पहला ई-वेस्ट का हमारा ये प्लांट आएगा। ये 100% उन नॉर्म्स को फॉलो करेगा जिसमें ना कोई वाटर पोल्यूशन हो, ना कोई एयर पोल्यूशन हो। ये 11.5 एकड़ में है और 11.5 एकड़ के प्लांट में जो बेस्ट नॉर्म्स हैं, चाहे यूरोपियन नॉर्म्स हैं या कोई और हैं, जो बेस्ट नॉर्म्स हैं पोल्यूशन के, वो इतने मापदंड लागू होंगे और ये टोटल जीरो वेस्टेज के साथ, पानी की वेस्टेज के साथ सारी वाटर रिसर्कुलेशन का, रीयूज का फार्मूला अडॉप्ट करते हुए ये ई-वेस्ट प्लांट काम करेगा। दिल्ली के अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा ऐसी वाटर बॉडीज हैं जिनको रिजुनेट करना है। उसमें से दिल्ली सरकार के पास MCD के साथ मिलाकर लगभग 160 के आसपास हैं, जिसमें 134 खाली दिल्ली सरकार की हैं। उन वाटर बॉडीज को रिजुनेट करने से, उनको दोबारा जिंदा करने से ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा सार्थक कदम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 100 करोड़ रुपए, आगे 19 करोड़ रुपया DPCC की तरफ से दिया गया था, आज 100 करोड़ रुपया और उनको देने का कहा है और कहा है कि जितना पैसा लगेगा इस साल के अंदर अंदर कोशिश करके 100% वाटर बॉडीज को रिजुनेट किया जाए। और ये 160 के आसपास दिल्ली सरकार के और बाकी अंतर DDA के अलावा हमारे पास हैं, उनको हम ठीक करेंगे, उनको रिजुनेट करेंगे और DDA के पास भी फॉलो अप करेंगे कि वह भी अपनी वाटर बॉडीज को रिजुनेट करें, ताकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के लिए ये सबसे बड़ा सार्थक कदम होगा। इसमें DSIDC की भी हैं, इसमें रेवेन्यू की भी हैं, इसमें 24 MCD की भी हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं। तो जो दिल्ली सरकार करेगी वो लगभग 150 के आसपास दिल्ली सरकार के पास हैं, 800 से आसपास DDA के पास हैं। दिल्ली में ग्रैप 4 के साथ हमारा PUCC का चल रहा था, नो PUC, नो फ्यूल। अभी हम इसको ग्रैप हटने पे भी कंटिन्यू करेंगे। हम चाहते हैं कि दिल्ली की सारी गाड़ियां जो उनके पास PUC हो, PUCC से पोल्यूशन को सबसे बड़ी मार पड़ती है, क्योंकि व्हीकलर पोल्यूशन का एक ही तरीका है कि अगर PUCC कंट्रोल्ड है तो व्हीकलर पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें भी आई कि PUCC सेंटर्स भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, आपने भी बताया था। हमने कुछ इंस्पेक्शंस कराई और 12 अभी तक हमें ऐसे मिले हैं जिनके मापदंड ठीक नहीं थे, जो गड़बड़ियां के आशंका थी, जो गड़बड़ियां कर रहे थे, उनको 12 को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और इनको अब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इनको नोटिस सर्व कर दिया गया ऑलरेडी, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे नए आएंगे, इनको काम नहीं दिया जाएगा। और मैं बाकी भी PUCC वालों सबको बताना चाहता हूँ, सबके इसी तरह वेरीफाई किए जाएंगे, जो गड़बड़ पाई गई उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत ही सबसे अहम हमारा कदम है और इस कदम में अगर कोई बेईमानी करता है, किसी तरह की चीटिंग करता है, तो एक क्राइम के बराबर है। एक गाड़ी पोल्यूशन लेके दिल्ली में चलेगी, वो क्राइम से कम नहीं है। इसी तरह 4 नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस को भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हरी झंडी दी गई है। ये जो गाड़ियां
की टेस्टिंग के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स की टेस्टिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक बहुत बड़ा सार्थक कदम होगा। दिल्ली के अंदर तो फिटनेस की प्रॉपर सेटअप ना होने के कारण दिल्ली की गाड़ियां दिल्ली में रजिस्टर ही नहीं हो रही थी, और जो बाहर से आ रही थी उनके मापदंड कोई नहीं है पोल्यूशन के, इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन के लिए एक सार्थक कदम होगा। दिल्ली में जो हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर ASG मैंडेटरी की गई थी, उसको आज थोड़ा सा अमेंड करके एक तो टाइम उनको और दिया गया है, और साथ में यह भी उनको ऑप्शन दिया गया है कि अगर मिस्ट, जो कि हमारा बड़ा कामयाब एक कंसेप्ट है जो आपने देखा ITO पे भी चल रहा है, तो हाई राइज बिल्डिंग्स भी अपनी चारदीवारी के आसपास ये मिस्ट कंसेप्ट को ला सकते हैं। तो आगे पहले ASG था, अब ASG/मिस्ट किया गया है, क्योंकि मिस्ट भी बड़ी एक कारगर पोल्यूशन को, डस्ट मिटिगेशन के लिए एक बहुत कारगर कदम है। दिल्ली में लगातार हमारी इंडस्ट्री पोल्यूशन को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसमें 411 DPCC ने अभी तक क्लोजर नोटिस दिए हैं और 400 MCD ने भी सील किए हैं। तकरीबन आज की डेट में 825 ऐसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के ऊपर कार्रवाई की गई, उनको सील किया गया है, 400 की MCD की तरफ से और 411 DPCC की तरफ से। और इस नोटिस के चलते ऑटोमेटिक अब वो फैक्ट्रियों को SDM के माध्यम से ताला लगाया, सील किया जाएगा, और MCD की तरफ से भी 400 फैक्ट्रियों को सील किया गया है। कीर्तिनगर मार्बल मार्केट में लगातार प्रतिबंधित मार्बल कटिंग पॉलिश से हो रहे प्राणघातक प्रदूषण का मुद्दा स्थानीय निवासियों ने DRD न्यूज के समक्ष उठाया था। इस मुद्दे को जब उठाया गया मीडिया द्वारा, तो इस पर संज्ञान लेते हुए मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश मदन लाल खुराना ने भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में दीपावली से पूर्व इसे सामने रखा। उक्त बैठक में इस मामले पर कार्रवाई की जिम्मेदारी MCD DC करोलबाग जोन को सौंपी गई, लेकिन तत्कालीन DC द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि SDM राजौरी द्वारा एक दो दुकानों पर 50-50 हजार के चालान किए गए थे, उसके बावजूद भी लगातार यह मुद्दा गरमाया हुआ रहा। सच्चाई यह है कि बड़े पैमाने पर कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट, फर्नीचर मार्केट में, स्लम क्षेत्र में, रेलवे लाइन के किनारे पत्थर कटाई, घिसाई और पॉलिशिंग का काम गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। इस संदर्भ में लगातार आवाज उठाए जाने के बाद एवं कल PWD मिनिस्टर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के दौरे में शामिल DC करोलबाग जोन IS ममता यादव से भी विधायक ने शिकायत की। DRD न्यूज द्वारा ग्रैब चार्ट लगे रहने के बावजूद कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में किए जा रहे निर्माण कार्य का मुद्दा जो नेशनल TV चैनल पे दिखाया गया, तो पर्यावरण मंत्री के संज्ञान में भी यह बात पहुंची। करोलबाग जोन की DC द्वारा आज सख्त कदम उठाते हुए मार्बल की दुकानों को सील करवा दिया गया और सख्त चेतावनी दी गई कि प्रतिबंधित पॉलिश का कार्य अगर टिम्बर फर्नीचर वाले करेंगे या मार्बल वाले करेंगे तो उनके खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई कीर्तिनगर मार्बल मार्केट में की गई। वहीं दूसरी ओर मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश मदन लाल खुराना ने DRD न्यूज को बताया कि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में एक भी गैर कानूनी कार्य नहीं होने दिया जाएगा। यह विधानसभा क्षेत्र उनका अपना घर है और उनके पिता स्वर्गीय मदन लाल खुराना ने इस क्षेत्र को अपने खून पसीने से संवारा और सजाया है। अतिक्रमण के खिलाफ भी जल्द से जल्द सख्त कदम उठाया जाएगा। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत चयनित किसानों को ट्रैक्टरों की चाबियां सौंपी और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से जोड़कर खेती को लाभकारी बनाना है। कार्यक्रम में प्रगतिशील महिला किसानों, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभागियों, पराली प्रबंधन में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के 123वीं
पावन जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस किसान सम्मान कार्यक्रम में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से उनके इस पावन जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जब यहां पर आए थे, हम लोगों ने चौधरी साहब की इस भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के साथ ही यहां के प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर वितरण के कार्य किए। ऐसे 25 किसानों को जब दे रहा था मैं, उनके चेहरे की चमक, और कुछ तो अपने परिवार के साथ आए थे। कोई किसान अपनी मां को, कोई अपनी पत्नी को लेकर के ट्रैक्टर में बिठा के जा रहा है। हम लोग तो सबसे पहले इस बात के आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के प्रति और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न की से सम्मानित करके देश के किसानों के मान को, उनकी गरिमा और उनके गौरव को बढ़ाने का काम किया। आज डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए किए जाने वाले इन कार्यों का ही परिणाम है। जब 17 में आए थे, कृषि ऋण मोचन का कार्यक्रम लघु और सीमांत किसानों का, पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। चुनाव के अंदर लोग भले ही भाषण कर लें, लेकिन शासन की किसी भी स्कीम का पार्ट नहीं था। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि किसान को शासन की हर योजना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। आज बिचौलिया अन्नदाता किसान की फसल का दाम नहीं तय करता है, अब किसान अपनी फसल का दाम तय करता है, और सरकार अगर मार्केट में उसको मिलेगा अच्छा दाम तो मार्केट में बेचेगा, नहीं तो सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। और हमारी सरकार सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या धान की फसल हो, क्या गेहूं की फसल हो, क्या चना हो, क्या सरसों हो, क्या बाजरा हो, मक्का हो, कई गुना उत्पादन बढ़ा है, कई गुना उत्पादन बढ़ा है। लागत कम हुई है, उत्पादन ज्यादा बढ़ा है, और यही मुनाफे का आधार है, यही किसान की समृद्धि का आधार है। और इन्हीं बातों को लेकर के अक्सर चौधरी साहब कहा करते थे, अक्सर कहते थे चौधरी साहब के बारे में, ये बात विख्यात थी, और देश के हित में, गांव के हित में और किसान के हित में जो भी बात होती थी, बिना हिचक के उसको बोलते थे। उन्होंने कहा था, जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता। ये चौधरी साहब का वक्तव्य था। ग्रामीण भारत ही असली भारत है, ये चौधरी साहब का वक्तव्य था। भारतवर्ष की समृद्धि का मार्ग देश के खेत एवं खलिहान से होकर के गुजरता है, यह भी चौधरी साहब ने ही कहा था। और जागरूक जनशक्ति ही सबल लोकतंत्र का आधार है, यह चौधरी साहब ने ही कहा था। अन्नदाता किसान के हित के लिए सरकार वह सब कुछ करने को तैयार है जो किसान के हित में होगा, किसान जिससे समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। छत्तीसगढ़ में कौशल आधारित औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए 23 दिसंबर 2025 को रायपुर में छत्तीसगढ़ स्किल टेक का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कौशल विकास विभाग एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आयोजित किया गया। इस दौरान 13,690 करोड़ रुपए से अधिक के स्किलिंग लिंक्ड निवेश प्रस्ताव सामने आए, जिनसे राज्य में 12,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। मैं सबसे पहले आज के इस स्किल टेक कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
और साथ ही साथ इस आयोजन के लिए हमारे उद्योग विभाग और स्किल डेवलपमेंट विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए आज का ये कार्यक्रम उनके विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारा देश और हमारा ये प्रदेश सबसे युवा है। विश्व में सबसे युवा देश हमारा ये भारत है और हम सब जानते हैं कि उनको सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको स्किल करके किसी न किसी रोजगार से जोड़ने का काम हम सब लोग मिलकर, और उसमें विशेष भूमिका उद्योगपतियों की भी होगी, ये सब कर सकते हैं। और इसी निमित्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये पीएम सेतु योजना अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया है, जो 60,000 करोड़ का है। और इसमें हमारे देश के जो ITIs हैं उनको अपग्रेड करके हमारे युवाओं को स्किल करने का ये महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे। और जैसा उनका संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, और हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनाकर सरकार उस तरफ काम करके सहयोगी बन रही है। लेकिन एक विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। इसमें आप सभी उद्योगपतियों का और आपके उद्योग का अहम रोल रहने वाला है। और आज सब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित रूप से युवाओं के भविष्य में अच्छा काम होगा। हम समझते हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट का काम बहुत महत्वपूर्ण होगा, और आज के इस आयोजन का भी वही उद्देश्य है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम सेतु के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को IITs के माध्यम से स्किल करना चाहते हैं, उसमें आप उद्योगपतियों का भी बहुत रोल रहेगा। हम आग्रह करना चाहेंगे। यहाँ पर महिंद्रा के हमारे पदाधिकारी, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। कुछ महीने पहले ही उनके साथ सरकार का MOU हुआ था, और अभी वो स्किल करके रोजगार देने का भी काम प्रारंभ किए हैं, तो उनको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और महिंद्रा में ऐसा कि मतलब कम पढ़े लिखे लोग भी उसमें स्किल करके कई काम पा सकते हैं। तो हम लोगों को बहुत अच्छा करना है, उद्योग के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प विकसित भारत खड़ा करने का है, उसमें सहयोगी हम लोगों को होना है। और आज कुछ MOU भी साइन होंगे, तो उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। और ज़्यादा नहीं कहते हुए एक चीज़ हम आग्रह करना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में उद्योग के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर सारे रॉ मटेरियल्स हैं। अब एक जो विकास में बड़ा बाधक था नक्सलवाद, वो भी समाप्ति की ओर है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा विशेषकर बस्तर और सरगुजा, जहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, और जो हमारा जो जनजाति समाज है वो कोई बहुत बड़ा उद्योग के तरफ उसका रुचि नहीं रहता है। लेकिन जैसे खेती उनका आजीविका का साधन है, उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, अगर उस क्षेत्र में वहाँ के हमारे बच्चों को स्किल करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम वहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस कोई उद्योग स्थापित करके करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र का भी काफ़ी विकास होगा। और इस पर हमारे उद्योगपति सोचेंगे, ऐसा मैं आज के इस अवसर पर आग्रह करना चाहूँगा। और आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं, सबका स्वागत है। और सब मिलकर हम लोगों को अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। तो इसमें आप सब लोगों का सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कैथल जिले के चूहरमाजरा गांव में जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के 118वें जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष चौधरी हरविंदर कल्याण, विधायक सतपाल जाम्बा और अन्य प्रभावशाली व्यक्तित्व भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी इस युग के महापुरुष और मार्गदर्शक प्रकाश थे, जिनकी रोशनी आज भी हमारी संस्कृति, विचारों और समाज को प्रकाशित करती है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी मानव सेवा, धर्म, बलिदान और राष्ट्र निर्माण को समर्पित थे। आज कैथल जिला के चूहरमाजरा ग्राम में जो जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी महाराज, आज उनकी 118वीं जयंती के ऊपर हम इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित आए हैं। मैं सबसे पहले तो गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज उनकी जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथियों, समाज को ज्ञान, भक्ति और समरसता का मार्ग दिखाने वाले जगत गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज की आज राज्य स्तरीय इस जयंती समारोह में आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। साथियों, जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी का पूरा जीवन मानव सेवा, धर्म, त्याग और राष्ट्र निर्माण को उनका पूरा जीवन समर्पित रहा है। वे केवल एक समुदाय के गुरु नहीं थे, वे संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे, हम सब जानते हैं। साथियों, मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को सत सत नमन करता हूं। मैं गुरु जी के बारे में 2 लाइन में कहना चाहूंगा। सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन, उच्च विचार, यही थे गुरु जी के संस्कार। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, हमें उनसे जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलने का हमें ये अवसर मिलता है। साथियों, आने वाली पीढ़ियों को उस ज्ञान के बारे में, उन शिक्षाओं के बारे में उनको निरंतर उसकी जानकारी मिलती रहे। साथियों, इसी उद्देश्य से हमने हरियाणा प्रदेश में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना ये चलाई हुई है और इसके तहत संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि साथियों आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरित होकर उनके जीवन से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। साथियों, हमारी सरकार गुरु ब्रह्मानंद जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जब हम हरियाणवी एक की बात करते हैं तो उसमें गुरु ब्रह्मानंद जी की शिक्षाओं को एक झलक उसमें दिखाई देती है। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक और बात कहना चाहूंगा, क्योंकि गुरु जी का ये जीवन, ये उनकी तपोतसली रहा है और उन्होंने शिक्षा हो, चाहे नशे के खिलाफ हो और चाहे समाज में नारी के सम्मान की बात हो, गुरु जी ने निरंतर हम सबका मार्गदर्शन किया है। और मुझे खुशी है क्योंकि ये गुरु जी की ये पवित्र भूमि रही है और इस पवित्र भूमि पर हरियाणा सरकार ने 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां इस पवित्र भूमि के ऊपर वो स्थापित की हैं। ये 4 यूनिवर्सिटियां ये गुरु जी की उन शिक्षाओं को और मजबूत करते हुए हम सब का मार्गदर्शन ये करती रहेंगी। साथियों, एक हमारे हरविंदर कल्याण जी ने कहा है कि यहाँ पर एक उनके नाम से कोई स्किल सेंटर बने। मैं आज यहाँ गुरु ब्रह्मानंद माजरा में आज एक लाइब्रेरी की घोषणा करता हूँ। गुरु ब्रह्मानंद के नाम से यहाँ एक लाइब्रेरी खोली जाएगी, जिससे कि हमारे बच्चों को उससे शिक्षा मिलेगी। और सेक्टर 32 करनाल में गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर उपलब्ध प्लांट पर कोचिंग सेंटर के लिए मैं वहां पर भी और अंजनथली नीलोखेड़ी में गुरु ब्रह्मानंद गुरुकुल में कॉलेज बिल्डिंग के हेतु अपने इच्छी कोटे से
यहाँ भी 11-11 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूँ। और आप सबको पुनः मैं जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के 118वीं जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर नागौर जिले की मेरता सिटी के डांगावास में राज्य स्तरीय उन्नत खेती समृद्ध किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की, जबकि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 25,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया, जिनमें नागौर जिले के करीब 12,000 किसान शामिल थे। इस अवसर पर किसानों के हित में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। वहीं कृषि एवं उद्यानिकी योजनाओं के तहत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया गया। आज के इस किसान सम्मेलन में मंच पर विराजे नेतागण और आप नागौर जिले से आने वाले सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। नागौर का सौभाग्य है कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं और आज नागौर की धरती से लगातार पूरे राजस्थान को सौगात मिली है। वो इसलिए कि नागौर हमारा किसानों का गढ़ है और जवानों का भी गढ़ है। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे ऐसे किसान नेता जिन्होंने इस देश के लिए सबसे ज्यादा अगर किसानों के लिए काम किया तो उसमें 2 लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज आप ट्रैक्टर लेकर के कहीं भी चले जाते हैं, आपको कोई नहीं पूछता है। ये अगर मेहरबानी है तो चौधरी चरण सिंह जी की मेहरबानी है। उन्होंने किसान के लिए सब कुछ किया, किसान का ध्यान देते हुए उन्होंने पूरे देश के अंदर किसानों को खुशहाल करने का काम किया। अगर दूसरे कोई व्यक्ति हैं तो हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। दोनों भारत रत्न हैं हमारे चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान को खुशहाल किया, ग्राम सड़क योजना से जोड़ करके किसान को क्रेडिट कार्ड दे करके, ये अगर काम किया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज मैं कह सकता हूं कि इस नागौर की धरती से, वीर तेजा जी की धरती से आज पूरे राजस्थान में जो जिस तरह से डीबीटी हुई हमारे किसान भाइयों और हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि किसानों के लिए लगातार हम जिस तरह का काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं, चाहे वो सम्मान निधि हो, किसान की बीमा की राशि हो, चाहे किसान की फसल की राशि हो, तुरंत हम उसको देते हैं, और हमारी कुसुम की राशि हो। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये जो मंच पर भी बैठे हमारे मृदा जी से लेकर के वहां तक, ये सभी किसान हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर हम किसान को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। हमारा किसान कैसे भी आगे बढ़े, इसके लिए हम काम करते हैं। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि उधर आप देखेंगे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां से आए हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, किसानियत देखी है, और इसीलिए वो किसान का, गरीब का दर्द जानते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश का किसान और हमारा प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है। आपने देखा 6,000 रुपए सम्मान निधि हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं, और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी 3,000 रुपए बढ़ा करके हमने 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि करने का काम किया है। हमने यही नहीं किया, हमने हमारे जो बैलों से खेती करने वाले लोग हैं, जो बैलों से खेती करते हैं, उनके लिए भी हमने 30,000 रुपए साल का अनुदान दे रहे हैं, जिससे कि बैलों की खेती करे तो हमारा गोधन भी उसमें बचेगा, हमारा नंदी भी उसमें बचेगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्व